नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। आज का हमारा विषय है अर्थक्वेक मतलब भूकंप। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। तो भूकंप होता क्या है? पृथ्वी की सतह को हिलने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब ये भूकंप होते कहाँ पे हैं? बेसिकली पहले हम ये जानेंगे। तो भूकंप होते हैं लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, भूकंप पाए जाते हैं। और भूकंप होते कैसे हैं, मतलब पृथ्वी का कोई पॉइंट होगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है नीचे ये मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे एक क्या फॉल्ट है, ठीक है। अब ये फॉल्ट और क्रैक होता क्या है कि पृथ्वी की जो नीचे सतह होती है, हमने बहुत सारी चट्टानें देखी होंगी आपने कभी। तो चट्टानें कैसे होती हैं वो, मतलब ऐसे नीचे रोड है मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे चट्टान ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और ऐसे करके पहाड़ी बनी हुई है, मतलब ये। और यहाँ से बसेस निकल रही हैं, ये जो नीचे वाला रास्ता है यहाँ से बसेस वगैरह गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। ये रोड बनाए हुए हैं। फिर भी ये ऊपर वाली जो चट्टान है ये नीचे क्यों नहीं गिर रही, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के कारण अटकी हुई है, ठीक है, और एक साथ जुड़ी हुई है ये। लेकिन जिस दिन फ्रिक्शन कम हो जाएगा उस दिन ये चट्टान टूट के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं। जैसे मतलब कोई जगह ऐसी होगी, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई पोर्शन है और यहाँ पे बीच में कोई ऐसे करके ये फॉल्ट है, ठीक है। अब इस फॉल्ट में ये जो बीच में हम गोला बना रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक मतलब स्पेस है बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे नहीं खिसक रहा है क्योंकि फ्रिक्शन के कारण अटका हुआ है, मैंने आपको समझा दिया अभी। लेकिन जिस दिन फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, उस दिन क्या होगा कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा ये नीचे को इसमें आ जाएगा खिसक के, ठीक है। और जब ये नीचे खिसकेगा तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो भी नीचे को खिसक जाएगा। तभी हम देखते हैं कि दरारें पड़ जाती हैं बीच में, जो धरती होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। हमने बहुत सारे भूकंपों में देखा है इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। और इसमें जब क्या होता है, ये जब खिसकती है तो इस पॉइंट से क्या होगा, यहाँ से वेव्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये जो वेव्स होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, हम आगे जानेंगे इनके बारे में। तो इस पॉइंट से ही क्या होता है, भूकंप बनता है। अब जिस पॉइंट से भूकंप बनता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस और हाइपोसेंटर, ठीक है। और ये होता किस वजह से है भूकंप, तो क्रैक या फॉल्ट की वजह से। फिर क्या होता है, वहाँ से वेव्स उत्पन्न होती हैं। अब जो वेव्स हैं, एक वेव्स होती हैं बॉडी वेव्स, एक वेव्स होती हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स जो अर्थ के अंदर चलती हैं, इंटरनली चलती हैं, और जो सरफेस वेव होती हैं वो सरफेस में चलती हैं बाहर, ठीक है। अब क्या होता है, जो सबसे नज़दीक पॉइंट, मतलब स्थल मंडल का सबसे नज़दीक पॉइंट, जो क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, लैंड, मेन लैंड जो है, ठीक है। वहाँ पे जो सबसे पहले वेव्स पहुँचती हैं, जिस पॉइंट पे सबसे पहले पहुँचती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। तो ज़्यादातर ये वाला पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री अप होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरफ को भी थोड़ा सा चलेंगे तो इस वाले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इस तरफ भी चलेंगे तो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन सीधे वाला जो होता है उसकी वैल्यू सबसे कम आती है, ठीक है, लेंथ में। तो सबसे पहले 90 डिग्री में ही पहुंचता है। तो उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में सबसे पहले पहुंचते हैं भूकंपी तरंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों का पता चल चुका होगा। अब चलते हैं आगे कि अच्छा, तो एक्चुअली में ये जो वेव्स उत्पन्न होती हैं इन वेव्स को बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि 3 प्रकार की वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स को बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। तो उन सेस्मिक वेव्स की स्टडी को ही बोलते हैं हम सेस्मोग्राफ, ठीक है। तो सेस्मोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है, भूकंप का पता लगाया जाता है। अब चलते हैं आगे। तो आगे जानते हैं हम भूवर्ग की जानकारी के साधन। अच्छा, तो जो हमारे भूवर्ग है उसके बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर है। पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ मैं, और ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और सिस्मोग्राफ वाला क्वेश्चन जो है ये भी पेपर में आया हुआ है कि जो हमारे भूकंप होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। जिनसे हम मापते हैं किसको, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, उनको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भिन्नता के कारण पृथ्वी के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो क्या होता है कि एक्चुअली में जो हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था अर्थ का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के बिल्कुल अंदर जाते हैं, ठीक है, मतलब अंदर के डीप जाते हैं हम, तो डीप जितना हम डीप जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जा पाओगे, ज़्यादा नीचे जा नहीं पाओगे, क्योंकि पहले सबसे पहली बात तो इंसान जा ही नहीं सकता, क्योंकि क्रस्ट के जो नीचे है, नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे क्या है, एस्थेनोस्फीयर लेयर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लावा पाया जाता है, ठीक है, और मैग्मा चैम्बर्स है। तो वहाँ से तो लावा बाहर आएगा, वो तो आपको ख़त्म कर देगा सीधे ही, और वहाँ पे वैसे भी नहीं पहुँच सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम खनन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो अभी तक खनन हुआ है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैक्सिमम जो खनन हुआ है अभी तक वो कितना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो
आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है, वहाँ पे 12 किलोमीटर गहरा हुआ है अभी तक जो मैक्सिमम ड्रिल हुआ है, ठीक है। और जो हमारी खदानें होती हैं वो मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर नीचे तक की गहरी होती हैं, उससे ज़्यादा गहरी होती नहीं है, ठीक है। तो यहीं से आप पता लगा सकते हो कि ज़्यादा डीप जा नहीं सकते हम। उसके बाद चलते हैं आगे। क्योंकि गहराई के साथ ताप और दाब बढ़ जाता है, इसको देखकर हमें ये जानना चाहिए कि वैज्ञानिक जैसे आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं, इनके माध्यमों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब जो वैज्ञानिक है वो कैसे पता लगाते हैं कि कितनी गहराई है, अंदर कितना टेम्परेचर है या कितनी डेंसिटी है मटेरियल के अंदर जाके, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, अंदर लिक्विड पार्ट है, लावा का कहाँ पे पाया जाता है, ये सब चीज़ें वैज्ञानिकों को पता कैसे चली, ठीक है। तो इसके दो साधन हैं, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और एक होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में कि प्रत्यक्ष स्रोत में किन किन चीज़ों की वजह से वैज्ञानिक पता लगाते हैं। तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका की सोने की खानें उसे 4 किलोमीटर तक गहरी हैं, ठीक है। इससे नीचे जाना संभव नहीं है। अब मैं बताता हूँ अभी क्या यहाँ पे क्या हुआ कि प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है, खनन होता है। तो खनन मैंने अभी बताया कि 4 किलोमीटर तक नीचे तक खाने हैं साउथ अफ्रीका में जो खाने हैं, ठीक है। तो 4 किलोमीटर तक नीचे तक जो खुदाई है वहाँ पे नीचे वाली जो चट्टान होगी, वैज्ञानिक क्या करेंगे, उस चट्टान को उठाएंगे, बाहर ले आएंगे, फिर उस पर रिसर्च करेंगे कि वो उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर कितना था, ये सब चीज़ें जान लेंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे टेम्परेचर कितना था, वो वहाँ पे जाके उतना नीचे जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम पता लगाते हैं वैज्ञानिक, ठीक है, कि अंदर उनको वहीं से पता चला कि जितना जितना हम डीप जाते जा रहे हैं, जैसे पहले 1 किलोमीटर नीचे गहराई पे चेक किया, फिर 2 किलोमीटर नीचे गहराई पे चेक किया टेम्परेचर और प्रेशर, फिर नीचे 4 किलोमीटर तक चेक किया उन्होंने। तो वैसे उनको पता चला कि जितना डीप जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर और तापमान जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब चलते हैं आगे। तो ज्वालामुखी उद्गार भी एक प्रत्यक्ष स्रोत है जिससे पता लगाया जा सकता है, परंतु ये पता लगाना कि लावा कितना गहरा है ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार अब देखिए यहाँ पे बेसिकली बात क्या है, ज्वालामुखी उद्गार जो है उससे पता तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वैसी कोई टेक्निक मिली नहीं है जिससे हम पता लगा सकें। क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है उसमें जो लावा होता है वो इतना गर्म होता है कि वहाँ से आप किसी चीज़ को तो अंदर डाल नहीं सकते, ना कोई पाइप ना कुछ भी, कोई ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। कुछ किसी भी चीज़ को आप लावा में डालोगे वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। तो पता लगा सकते हैं लेकिन अभी तक पता लगा नहीं पाए हैं, ठीक है। लेकिन जो उसकी चट्टानें बनती हैं उन पे सर्च करके उनकी चट्टानों को तो कुछ तरह से मतलब उन्होंने डिवाइड किया हुआ है वैज्ञानिकों ने, जिसको हम रॉक्स में जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद जानते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में। अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है, पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो मतलब उसका नेचर कैसा है, किसी भी मटेरियल का जो नीचे है पाया जाता है, अंदर का जो मटेरियल है पृथ्वी का, ठीक है, उससे पता लगा सकते हैं। फिर उल्काओं से पता लगा सकते हैं। उल्का पिंड के बारे में मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था कि जो उल्का पिंड होते हैं जो हमारी एस्टेरॉयड की पट्टी होती है, सोलर सिस्टम में आपको बताऊंगा कि एस्टेरॉयड की पट्टी होती है, हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं उनको। वहाँ से चट्टानें टूट कर पृथ्वी की तरफ आती हैं, बाकी ग्रहों की तरफ भी जाती हैं, लेकिन जैसे कोई जो चट्टान होगी वो पृथ्वी की तरफ आएगी, तो जैसे ही वो आयनोस्फेयर में एंटर करेगी तो आयनोस्फेयर में क्या होगा, आयनोस्फेयर में मैंने बोला कि वहाँ पे क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं, तो उनके साथ जब घर्षण होती है तो उन पर आग लग जाती है चट्टानों में। कुछ चट्टानें जो होती है वो ऊपर ही ख़त्म हो जाती हैं, वायुमंडल में ही नीचे पहुँच नहीं पाती, और जो चट्टानें नीचे पहुँचती हैं पृथ्वी की गिरती हैं, उनका क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उन पर, और उनसे भी पता लगा सकते हैं कि अर्थ का नेचर कैसा होगा और कैसे अंदर की डेंसिटी कैसे होगी, अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो जो चट्टानें हैं वो भी कैसे ही हैं, उनका मतलब वो भी पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, ठीक है। क्योंकि माना जाता है कि जो एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह जो था वो किसी टाइम पे एक ग्रह था जिसको टूट के आज वो ऐसा बन चुका है, एक पट्टी सी बन चुकी है जिसकी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं, ठीक है। अब जो अन्य और जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उनमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और भूकंप संबंधी क्रियाओं से पता लगा पाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलता है। अब जो हमारी ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है वो हर जगह पे अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। अक्षांशों पे अलग होती है, ध्रुवों पे अलग हो जाती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अभी मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर स्पेसिफिक, जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा। तो होता क्या है, ये वाली अब अभी ध्यान रख लीजिए, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं हिंदी में, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें जो 0 डिग्री लाइन होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम
विषुवतीय रेखा, और जो ऊपर से नीचे वाली 0 डिग्री लाइन है उसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो जो हमारी आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और उसी के ऊपर सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो 0 डिग्री का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो अभी हिंदी में ध्रुव कहते हैं उनको, नॉर्थ ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है। कैसे? ध्रुवों पर अधिक होती है और विषुवत रेखाओं पे कम होती है। अब विषुवत रेखा पे कम क्यों होती है? अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो वहाँ पे आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जाना होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, पृथ्वी में जो विषुवतीय रेखा होती है वहाँ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू कम होती है, ठीक है। और ये जो भिन्नता पाई जाती है, मतलब ये जो डिफरेंस पाया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग जगह पे अलग का, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी एनोमोली, ठीक है, या गुरुत्वाविसंगति हिंदी में कहते हैं उसको। तो गुरुत्वाविसंगति पृथ्वी के द्रव्यमान की जानकारी देता है। अब जो गुरुत्वाविसंगति है वो पृथ्वी के किस चीज़ की जानकारी देता है? द्रव्यमान की जानकारी देता है। उसको चलते हैं आगे। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ये एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा निकलने पर तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। अब होता क्या है कि भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है। मतलब भूकंपों से हम पृथ्वी की जो अंदर की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे पता कर सकते हैं हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ अभी याद रख लीजिए, ये एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा से क्या होता है, तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलती हैं। अब भूकंपी तरंगे, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में होते हैं। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। भूकंपी तरंगों का अभिलेखीय वक्र कर्व दिखाता है। ये वक्र 3 प्रकार का होता है। उसके बाद बुनियादी तौर पर भूकंपी तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, एक बॉडी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो सरफेस में अंदर चलती हैं, जो सरफेस वेव्स होती हैं वो बाहर चलती हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व के साथ परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, जो हमारी तरंगें होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग मीडियम पे जैसे ही वो जाती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करती हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और कुछ का वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलती है। मतलब वो थोड़ी सा उनका मुड़ाव भी देखने को मिलता है कि मतलब वो जैसे 90 डिग्री पे जा रही थी, 90 डिग्री से थोड़ा सा जैसे मतलब वो सॉलिड मीडियम से लिक्विड मीडियम में गए तो 75 डिग्री मुड़ गई थोड़ी सा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, ठीक है। तो जो हमारी जो भूकंपी तरंगें हैं, अगर वो ज़्यादा डेंस मटेरियल में जाएंगी तो उनका घनत्व कैसे, मतलब ज़्यादा डेंस मटेरियल में जाएंगी तो उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, और कम घनत्व वाले में जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाएगा, थोड़ी सी स्पीड भी कम होगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो स्पीड उनकी कम होगी ही होगी, ठीक है। और वहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, और रिफ्रैक्शन को बोलते हैं आवर्तन। साइंस के टॉपिक्स में हम इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं। बॉडी वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब बॉडी वेव्स जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स। अब प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? प्राइमरी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है बाकी सभी वेव्स के मुकाबले। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्पीड, इसका मतलब सबसे पहले कौन पहुँचेगी? तो सबसे पहले सरफेस पे पी वेव्स पहुँचेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सबसे फास्ट कौन सी है? पी वेव्स है। और सबसे पहले जो हमारी ऊपरी परत होती है वहाँ पे कौन पहुँचती है, धरतल पे कौन पहुँचती हैं? तो पी वेव्स पहुँचते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव कहा जाता है, ठीक है। उसके चलते पी वेव जो है वो ध्वनि की तरंगों की तरह है, ठीक है। अब जो पी वेव्स है वो ध्वनि की तरंगों की तरह है और किसी भी पदार्थ से गुजर जाती हैं। मतलब जो साउंड वेव्स होती हैं वो किसी भी पदार्थ से गुजरती हैं, वैसे ही क्या होता है, जो हमारी पी वेव्स है वो भी किसी भी मीडियम से गुजर जाती हैं। उसके चलते हैं एस वेव की तरफ। तो एस वेव जो वो दूसरे नंबर पर धरतल पर पहुँचती हैं, मतलब इनकी स्पीड पी वेव से थोड़ी सी कम है, इसलिए द्वैतिक तरंगें कहलाती हैं। ये ठोस पदार्थों से ही चलती हैं, ठीक है। तो ये ठोस पदार्थों में चलती हैं, मतलब ये सॉलिड मटेरियल्स में ही पास होती हैं, ठीक है, उसी में चलती हैं। तो इसीलिए इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। अब इन्हीं की वजह से हमको ये जानकारी मिली कि पृथ्वी का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पे लिक्विड पार्ट भी है, क्योंकि जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड पार्ट में अंदर नहीं जाती, वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो एस वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल से चलती हैं। तो जैसे ही लिक्विड मटेरियल आएगा उससे क्या हो जाएंगी, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी,
ठीक है, और ट्रांसफ़र हो जाएंगी और वहाँ पे एक जोन बना देंगी जहाँ पे वो जाएंगी नहीं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो इस वाली जगह पे जैसे मतलब वेव्स नहीं पहुँची, ये जो नीचे वाला जगह बच गई, ठीक है। तो इस जोन को बोलते हैं शैडो जोन, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी मतलब जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो भी शैडो जोन बनाती हैं, जो एस वेव्स होती हैं वो भी शैडो जोन बनाती हैं। तो शैडो जोन वो जोन होता है जहाँ पे भूकंपीय तरंगें पहुँच नहीं पाती, ठीक है। अब एस जोन से हमें पता चला। अब ये पार्ट कौन सा था, ये पार्ट था हमारा कोर का पार्ट है, ठीक है। कोर जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, एक इनर कोर एक आउटर कोर। जब आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था वहाँ पे मैंने बताया था इनर कोर कौन सी है और आउटर कोर कौन सी है, कौन सा पार्ट लिक्विड है कौन सा पार्ट उसमें सॉलिड है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में जान सकते हो। आगे चलते हैं। अब एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे हमें भूवर्गीय संरचना समझने में मदद मिली। परावर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, तरंगे लिक्विड मटेरियल से टकरा के वापस चली जाती हैं, ठीक है, अंदर घुस नहीं पाती। और आवर्तन रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशा में चलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। धरातली तरंगे जो होती हैं वो एल वेव्स होती हैं। अब एल वेव्स वेव्स के कुछ और भी नाम हैं, जैसे इनको एच डी लव ने पहले तो एच डी लव ने इनकी खोज की थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, एल वेव्स पड़ा, ठीक है। दूसरा इनको सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। थर्ड इनका नाम आर वेव्स भी है। आर वेव्स का मतलब होता है रे लाइट वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी खोज एच डी लव ने की और इनको आर वेव्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रे लाइट वेव। अब चलते हैं आगे। ये तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इससे सेल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिर जाती हैं। अब ये होता क्या एक्चुअली में, जैसे ये सरफेस है तो सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे चलती हैं, तो रास्ते में जैसे ये पेड़ आ गया या कोई इमारत आ गई तो उसको भी क्या करते हैं, वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो वेव्स होती हैं ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, मतलब ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू पी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। अब चलते हैं, ये भी तीनों माध्यम से चलती है सेम एज प्राइमरी वेव्स की तरह। अब चलते हैं आगे। भूकंप प्रकार, तो भूकंप जो है उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले देखो टेक्टोनिक। टेक्टोनिक जो मैं पीछे ही बता चुका हूँ। तो टेक्टोनिक होता क्या है, प्लेट के टकराने को ही टेक्टोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर मैंने बोला था प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं तो उसको टेक्टोनिक्स बोलते हैं। तो वो जब टकराती हैं एक दूसरे से तब क्या होता है, तब तरंगें निकलती हैं और वो तरंगे अलग अलग जगहों पे जाती हैं, ऊपर फिर सरफेस वेव्स को उत्पन्न करती हैं और सरफेस वेव्स क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, ऊपर पृथ्वी को हिलाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है, उसी को भूकंप बोलते हैं। अगला है वोल्केनिक। अब वोल्केनिक ज़्यादातर एक्टिव वोल्केनो के हिस्से में पाए जाएंगे, जहाँ पे वोल्केनो जो वो निकलता रहता है, ज्वालामुखी निकलता रहता है। तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो पृथ्वी में कंपन होती है जिससे पृथ्वी हिलती है, उसको भी हम बोलते हैं वोल्केनिक भूकंप, ठीक है। उसके बाद कोलैप्स। कोलैप्स क्या होता है, खनन क्षेत्रों में। खनन क्षेत्रों में भी मैंने पीछे बताया था, जो एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे बीच में कोई जैसे मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे नाली बनाई और यहाँ पे हमने नीचे खनन कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा ये वाला, ठीक है, इस हिस्से में हम ब्लैंक स्पेस है, तो ऊपर का हिस्सा जैसे छूटेगा नीचे गिरेगा तो ऊपर वाले हिस्से में क्या आ जाएगी, दरार आ जाएगी, ठीक है। तो कोलैप्स के कारण भी आ जाता है, ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब जो हमारे परमाणु या रासायनिक विस्फोट, उसके ऊपर प्रशिक्षण होते हैं हमारे, ठीक है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके प्रशिक्षण करवाती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, हमें भूकंप देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रिजर्वियर इंड्यूस्ड। तो रिजर्वियर इंड्यूस्ड होता है हमारा बड़े बांध, जितने भी हमारे बांध होते हैं, तो बांधों से क्या होता है, आपने देखा जब उनके दरवाजे खोलते हैं तो ऊपर से पानी गिरता है नीचे, तो जो पानी गिरता है वो इतनी फोर्स से गिरता है कि वहाँ के आसपास की भूमि को हिला देता है, लेकिन वो वहीं पे पाए जाते हैं वो वाले भूकंप, ज़्यादा एरिया तक ट्रैवल नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनको वो उसके द्वारा जो कंपन होती है उससे जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड। उसके बाद जानते हैं हम लास्ट में कि आपने देखा होगा एक सुनामी का नाम सुना होगा, ठीक है। सुनामी का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो सुनामी उत्पन्न कैसे होती है, तो सुनामी उत्पन्न होने का कारण है कि जैसे ही मान लीजिए ऊपर का जो हिस्सा ये पानी है, उसके नीचे ये पानी के नीचे वाली जो ज़मीन है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भूकंप हुआ तो यहाँ से तरंगे निकली, तरंगे निकलने के कारण यहाँ पे सरफेस वेव्स बन गई। तो सरफेस वेव क्या करेंगी, वो पानी है उसको ऊपर उठाएंगी और वो उठा के पानी इस तरह से लहर बना के आगे जाएगा और कोस्टल एरिया जो होगा वहाँ का जो लैंड वाला एरिया होगा वहाँ पर जाके तबाही मचा देंगे। तो उसी को बोलते हैं सुनामी। तो अभी सुनामी भी समझ चुके होंगे आप। उसके बाद चलता है सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ के बारे में आपको बता चुका हूँ। सेस्मिक वेव्स की स्टडी को बोलते हैं सेस्मोग्राफ, ठीक है। और कितने प्रकार के होते हैं सेस्मोग्राफ जिनसे भूकंप को मापा जाता है, 3 प्रकार के बेसिकली, जिनके बारे में हम जानेंगे। रोसी फेरल, ठीक है, मैरिली
और थर्ड है रिक्टर स्केल। अब जो मर्केली और रिक्टर स्केल है, इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। जो रिक्टर स्केल है वो जानता है मैग्नीट्यूड के बारे में, और जो मेरिकल स्केल है वो जानता है इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो अभी आप जान चुके दोनों चीज़ों के बारे में। तो क्वेश्चन वहाँ पे आपको आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्केल जो है वो भूकंप की इंटेंसिटी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा स्केल जो है वो भूकंप के मैग्नीट्यूड को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता या मैग्नीट्यूड को मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है, और भूकंप की इंटेंसिटी को मापने के लिए हम मर्केली स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो मेरिकल स्केल है उसमें 1 से लेकर 12 तक डिजिट होते हैं, और जो रिक्टर स्केल होता है उसमें 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एक डिजिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे, मतलब रिक्टर स्केल में जैसे जैसे एक डिजिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैंने बता रखा है, ये देख सकते हैं आप। भूकंप की तीव्रता मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा किया गया। ठीक है, तो चार्ल्स रिक्टर ने किया था, कब किया था? 1935 में किया था, जिससे भूकंप को आज हम नापते हैं। प्रति एक इकाई बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है, पीछे बता चुका हूँ आपको। अब इसके ऊपर दो चीज़ें और हैं। 2 से 3 तक अगर तीव्रता होगी भूकंप की तो उसको हल्के भूकंप कहते हैं, और 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। ठीक है, तो मतलब 6.2 या उससे अधिक के जो भूकंप होंगे वो ज़्यादा डेंजरस होंगे एज़ कम्पेयर टू 3, 4, 5 वैल्यू वाले जो भूकंप होंगे। ठीक है, तो भूकंप के बारे में इतना ही, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ढंग से जानिए, ढंग से पढ़िए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।